रात को मेरे जेठ जी के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती थी। मेरी जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया भगवान। जब मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति पंकज अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं पंकज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से पंकज से हुई थी। मैं बहुत अमीर ख़ानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर ख़ानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देखरेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानती थी। मेरी पंकज से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बात होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी और उसी रात मैंने चीखें सुनी थीं। एक लड़की की चीखों की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी हैं, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज़ आवाज़ से चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, यूँ कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर निकल सकती हूँ। आधा घंटा ये आवाज़ गूंजती रही, उसके बाद शांति छा गई। मुझे पंकज की नींद देखकर हैरत हो रही थी। वह इतने शोर में कैसे सो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह और वह क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जाना चाहिए था। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ ये हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास केवल जंगल थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, क्योंकि मुझे रहना शहर में ही था। शादी से पहले मेरी ये बात तय हुई थी और शहर में भी इन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे बने हुए थे यहाँ पर। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंकना सी गई थीं। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह पंकज प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, ये दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उठ चुका था। पंकज बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम चला गया। मैं बेड से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। पंकज कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं आज सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हज़ारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने कब से वह मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, ये हमारे घर की नई मालकिन है, पंकज की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाई थी। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। पंकज से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे।
गाँव के कुछ और ही रस्में रिवाज होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और पंकज मुझसे कहने लगा कि गांव का माहौल से तुम बहुत परेशान हो गई हो। वह मुझे प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पंकज बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो, मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों पंकज की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगी। पंकज, मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंखें शोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठी और पंकज को भी जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, पंकज, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर पंकज ने नज़र चुराई। कहने लगा, कैसी आवाज़ें हैं? मुझे यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पंकज को नहीं आ रही है। मैंने हैरत से पंकज की तरफ देखा। मैंने कहा कि ये लड़की की आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या ये आवाज़ है सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत? ये सोचकर तो मैं कांपने लगी थी। डर की वजह से मैं पंकज से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह ही मैंने पंकज से शहर जाने की जिद करना शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और पंकज मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नज़रें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, बरसों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे तुम्हें दे रही हैं, लेकिन उन साए ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभी यहाँ रह सकती थी? मुझे पंकज की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने पंकज से पूछा कि तुम दिल्ली कब वापस जा रहे हो? ये सुनकर पंकज का चाय का कप हाथ में ही रह गया। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से दिल्ली भेजने का ख्याल आया। पंकज ने कहा, भाई, जो आपका आदेश। पंकज ने बहुत ही मुश्किल से ये बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम जाकर देखो। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खिसका कर खड़ी हो गई तो मेरे जेठ जी मुझसे कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया। मैंने कहा, मुझे अपनी और पंकज की पैकिंग करनी है। शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी पंकज को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को ये नहीं बताया कि अब वह यहीं रहेगी? ये बात मेरे दिल पर लग गई थी और मैं आश्चर्य से पंकज की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली में पंकज जाएगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि पंकज ने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा और फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद ही पंकज कमरे में आया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम दिल्ली में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं, फिर मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊँगा।
मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त वह चीखों की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगा और यह मैं तुम्हें वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक करके रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पंकज की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। पंकज कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतज़ाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस ये कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। पंकज शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा दी थी और लेट जाती थी। रात को जब वह चीखों की आवाज़ें आती तो मेरी आँख खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ें आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे ये शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर ना मैं सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से ये तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कहानी कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुम्हें भी सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि यह सारा माजरा क्या है। मैंने रात को जब वह चीखों की आवाज़ सुनी तो ये ठान लिया था कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई। वहाँ से आवाज़ें मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी थीं। अब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ लड़की की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। राजीव यानी कि मेरे जेठ जी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाज़ें मैं खुद से बात करने लगी। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी, मेरे जेठ और औरतों के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर ये सब क्या था? ये उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें देखकर चाय पीते हुए कहने लगे, पंकज ने फोन बात नहीं की मेरी बहू से? तभी रो रो के आंखें सुजा ली है। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोले कि पंकज वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। कैसा दोगला इंसान था। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता था और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने दोबारा वही आवाज़ सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। ऐसे भी करके मैंने वह रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने पंकज को फ़ोन किया। मैंने कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आवाज़ें गांव की मासूम लड़कियों की हैं जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब पंकज से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना।
जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें राजीव की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जान से मार डालेंगे वह तुम्हें। मैं पंकज की बात सुनकर जितना हैरान हुई उतना कम था। मतलब वह अपने भाई के बारे में ये सब पहले से ही जानता था और वह भी मिला हुआ था इस सब में। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बुराई होता देख कर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो राजीव के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राजीव कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। राजीव के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं उसी खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 1 बजे राजीव उस कमरे में आया और अपने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी कि उसे घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर ढकेल कर कमरा बंद करके चले गए। राजीव एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, उसके बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीखें पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजा कर थक तो राजीव के पास आकर हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, राजीव साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बात सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी नीच जात की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। ये कहकर उसने उस लड़की को बड़ी ज़ोर से ज़मीन पर पटका था, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला उठी थी और मैं ये सब देख नहीं सकती थी। ना जाने मैंने खुद को कैसे काबू में किया, वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। राजीव तुरंत ही वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा भी कोई है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते के नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में एक हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक घने झाड़ी में छुप गई। बहुत देर से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उसके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ने लगी जो इस हवेली की दीवार से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहां कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उस जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुँच चुकी थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहाँ से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई थी। पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए रखा था। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त, जो कि आईपीएस अफसर थे, उन्हें ये वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव में इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और राजीव के साथ साथ पंकज भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव की कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। मैंने अब पंकज से तलाक ले लिया था, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।